बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, सुबह 6 सितंबर है और ये दिन हम योम दिफ़ा के तौर पर मनाते हैं। इस दिन हमने अपनी पाक अफवाज को खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करना है कि हमारी अफवाज की हिम्मत, जुर्रत, शुजात, बहादुरी की ये मिसाल कि इस दिन भारत ने हम पर जब हमला किया और उनका ख्वाब था कि वो शाम की चाय जिमखाना क्लब में बैठ कर पिएंगे, लेकिन हमारी पाक अफवाज की कुर्बानियों की बदौलत और इनकी हिम्मत और इनके हौसले को दाद देनी बनती है कि इन्होंने उनके तमाम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। हमारी पाक अफवाज ने हमेशा हमारी सरहदों की न सिर्फ हिफाजत की है, बल्कि आज हम जो चैन की नींद सोते हैं ये उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है। मैं इस मौके के ऊपर खुसूसी तौर पर अपनी पाक अफवाज को सलाम पेश करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ, पुरुमीद हूँ कि इसी तरह से हमारा दिफा हमेशा मजबूत रहेगा। और जिस तरह से हमने तरक्की की मनाजिल तय की हैं, वो पाकिस्तान जब बना था 1947 के अंदर जो हालात थे, जो यहाँ पर सूरत हाल थी, उसका सबको पता है, उसका सबको मालूम है। उन हालात में कि जब हमारे पास किसी किस्म के ऑफिस नहीं थे, हमारे पास पेपर पेन्स तक मौजूद नहीं थी, उन हालात में हम तरक्की करते करते आज यहाँ तक पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आज मजबूत दिफा के साथ खड़े हैं। हमारे पास बेहतरीन फ़ौज मौजूद है, बेहतरीन हमारे पास नेवी मौजूद है, हमारे पास बेहतरीन जो है वो मिज़ाइल मौजूद हैं हमारे पास, और हमारा जो एयरफोर्स का निज़ाम है वो सबसे बेहतरीन है। ये हमारे कौम ने मिलकर जो है, पूरी कौम ने मिलकर इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया है, जिसकी वजह से आज हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है। मैं इस मौका पर एक बार फिर योम दिफा के मौका के ऊपर जो है वो खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ अपनी पाक अफवाज को। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की जानिब। मेरे पास आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, इनका बेसिकली बुनियादी जो इनके डिपार्टमेंट का काम है वो है ट्रेनिंग देना। और रियासत मदीना के अगर कॉन्सेप्ट को उठा के देखें तो रियासत मदीना की जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें सर्विस डिलीवरी सबसे अहम चीज़ थी। और इस वक्त भी इमरान खान साहब ने दावा किया है कि वो रियासत मदीना बना रहे हैं, तो इसमें हमारे डिपार्टमेंट्स की सर्विस डिलीवरी जो है वो कितनी बेहतर है और वो कितना काम कर पा रहे हैं। जो अब तक के हालात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे सामने ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर के कुछ डॉक्यूमेंट्स की एक रिपोर्ट मौजूद है जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज़ की हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान के 75% लोग जो हैं वो लैंड सर्विसेज जब लेते हैं तो उसके लिए वो रिश्वत देते हैं। 57% लोग यूटिलिटी सर्विसेज के लिए रिश्वत देते हैं। 45% लोग रजिस्ट्री और परमिट सर्विसेज के लिए रजिस्ट्री देते हैं, रिश्वत देते हैं। और 81% लोगों के नज़दीक पाकिस्तान के अंदर कोई भी काम पैसे दिए बगैर नहीं होता, पैसे देने पड़ते हैं। और ये हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनके अंदर बैठे लोग ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये उसी तरह से, बल्कि इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत के चंद लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब अब तो रेट भी बढ़ गए हैं। उन्होंने ओपनली मीडिया के ऊपर आकर शिकायत भी की और इमरान खान साहब ने तो दावा किया था कि वो नया पाकिस्तान बनाएंगे। अब ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का काम यह है कि ये तमाम डिपार्टमेंट्स की प्रमोशन को देखता है, उनके लोगों को ट्रेनिंग देता है ताकि वो ट्रेनिंग लें और प्रमोट हों, फिर आगे जाएँ। 11 से 20 स्केल तक के लोगों को बिलखसूस तौर पर इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। उनके अंदर सलाहियतें उनकी को बेहतर करने के लिए जो है वो इक़दाम उठाए जाते हैं, उनकी अखलाकियात के ऊपर काम किया जाता है। तो ये क्या काम कर रहे हैं? इन्होंने माँ का किरदार अदा करना है। ये माँ का किरदार अदा करते हुए डिलीवरी को बेहतर क्यों नहीं करवा पा रहे? ये आज के प्रोग्राम का सबसे पहला सवाल हम इनसे करेंगे। दूसरी बड़ी अहम चीज़ ये है कि इन्होंने कहा था मेरे साथ जब लास्ट प्रोग्राम हुआ था कि जी हम रीजनल बेस्ड के ऊपर हम ट्रेनिंग एकेडमीज़ बना के जाएंगे। इन्होंने वो बनाई, एकेडमीज़ बनाई कि नहीं बनाई? क्यों नहीं बना पाए अभी तक? उसके ऊपर क्या काम हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई? ये भी आज के प्रोग्राम की तरफ बात करेंगे। और फिर थोड़ी सी बात पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर मैं करना चाह रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत ने कितना डिलीवर किया, पंजाब हुकूमत की डिलीवरी ओवरऑल क्वेश्चनेबल क्यों है। इसी तरह से वफाक की अगर सूरत हाल को उठाकर देखें तो एक पूरा वाइट पेपर आया था जिसके अंदर इन्होंने अपोजिशन ने ये कहा था कि हुकूमत ने गंदम और चीनी की कीमतों में इजाफा किया। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना। पेट्रोल की कीमतों के अंदर इन्होंने इजाफा किया। बिजली की बिला तातुल फ्राहमी को ये मुमकिन ना बना सके। रुपए की कदर में 40% जो है वो कमी कर दी इन्होंने। GDP मनफी के अंदर चला गया जो कि इन्हें बहुत अच्छा 5.6 दिया गया था। अद्वियात की कीमतों के अंदर इन्होंने इजाफा किया
हॉस्पिटल्स के अंदर एमरजेंसी सर्विसेज को ये बेहतर ना कर सके। इवन वहाँ पर सिटी स्कैन जैसी सर्विस को जो फ्री थी वो अब फ्री नहीं रही। नैब न्याजी गठजोड़ की बात की जाती है और फिर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। सी पैक के ऊपर सवालिया निशान है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो आज के प्रोग्राम के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि बात करूँ। और फिर थोड़ी सी बात होगी ओपोजिशन की, उस APC की, कि ओपोजिशन, पहला सवाल तो ये है कि क्या वो खुद से मुत्तहिद हो पाएंगे, एक दूसरे के ऊपर एतमाद करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरी जो अहम चीज़ ये है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या महाज जो है वो खड़ा कर सकते हैं, उसमें क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। जो हम ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त इमरान खान साहब बहुत मजबूत हैं और किसी किस्म की कोई अपोजिशन का दबाव उनके ऊपर नहीं है, लेकिन अपोजिशन क्या दबाव डाल सकती है? क्या वो इन हाउस तब्दीली की बात करेंगे? पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली की बात करती है, नून लीग कहती है कि जी हम नहीं जी, नए इलेक्शंस होने चाहिए। तो कौन सी जमात को क्या सूट करता है, सबसे पहले तो ये देखने की चीज़ है। ये पॉलिटिकल मैटर्स, इसके ऊपर भी मैं आज के प्रोग्राम के अंदर बात करूँगा। मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब सैयद हुसैन जहानिया गुरदेजी साहब का, जो कि प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन किया। मैं सर सबसे पहले चाह रहा हूँ कि आप योम दिफा के एतबार से थोड़ा सा जो है वो इसके ऊपर कमेंट कर दें, फिर हम अपनी गुफ्तगू अपने टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब पहले तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमेशा पाकिस्तान को उनकी हिफाजत करे और पाकिस्तान के दुश्मनों को अपने अज़ाइम में नाकाम करे। आमीन आमीन। और 6 सितंबर जो है वो हमारे लिए एक एग्जाम्पलरी दिन है और उस दिन हमारी पाक फ़ौज ने जिस अंदाज से इस मुल्क का दिफा किया, और ख़ास तौर पे 6 सितंबर की रात को वो लाहौर पे अटैक हुआ था और जिम खाना में वो चाय पीना चाहते थे, नाश्ता करना चाहते थे। वो बातें कही थी। हाँ, और उनके जर्नल्स ने ऐलान किया था कि आज शाम की चाय हम जिम खाना में पियेंगे। जो आपकी बात बिल्कुल सही है। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे मौका मिला कर्नल शफकत बलोच से एक बार गुफ्तगू करने का, और उन्होंने 6 सितंबर की रात का वाक़या सुनाया, खुद मतलब सुनाया उन्होंने। और ये आपको मालूम होगा कि कोई मुख्तसर सा हमारे नाज़रीन के लिए मैं वो वैसे तो डिटेल ज़्यादा हो जाएगी, तो मुख्तसर सा मैं आपको बताऊं कि कर्नल शफकत बलोच साहब वो थे जो 6 सितंबर की रात को मेजर अजीज़ भट्टी, और वो भी उस वक्त मेजर थे शफकत बलोच, 2 प्लाटून कंपनीज़ को कमांड कर रहे थे यहाँ वाघा बॉर्डर पर। और मुख्तसरन मैं उसको सम अप करके आपको ये बताता हूँ कि उनसे मैं उस वक्त स्टूडेंट था जब मैं उनसे मिला था, बहुत पुरानी बात है। और हमारे लिए तो वो एक हीरो से मिलना और हीरो की गुफ्तगू सुनना वाली बात थी, और स्टूडेंट लाइफ में बड़ा। तो उन्होंने यही बताया था कि हमारी 2 कंपनियाँ थी, एक को कमांड मेजर अजीज़ भट्टी कर रहे थे, एक को मैं कर रहा था। और मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हुए, उन्हें निशान हैदर मिला, और ये गाजी बने और इन्हें सितारा जुरत मिला। और वो यही बता रहे थे कि जब अटैक हुआ है तो हम वी वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। और हमारी असेसमेंट यही थी कि इस तरह अचानक इंडिया यहाँ पे हमला नहीं करेगा। और 2 ही कंपनीज थी, और वो 2 कंपनीज को उस वक्त जब अटैक हुआ है, और जो पीछे कमांड से कम्युनिकेशन थी, कमांड ने कह दिया था कि आप रिट्रीव करके BRB के इस तरफ आ जाए डिफेंड करने के लिए। कहता है मैंने जब वायरलेस पे अजीज़ भट्टी से बात की तो अजीज़ भट्टी ने कहा कि मैं तो कमांड मिली है लेकिन मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं। और मैंने उसके कहा कि ठीक है तुम भी नहीं जाओगे, मैं भी नहीं जाऊँगा। और हमने पूरी रात वो जो इंडियन ब्रंट था उसको फेस किया। और वो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि हमारे पास एक टैंक था सिर्फ उस वक्त, उस रात को, और उस टैंक को हमने इधर उधर भगा रहे थे ताकि वो उनको फील जाए कि ये बहुत सारे टैंक्स आए। सर वाकई जंगें जो है वो हौसले से, हिम्मत से और हौसले से लड़ा जाता है। और इसलिए मैं 6 सितंबर के वक्त जो हमारे फ़ौज के लोग थे उस वक्त जो शहीद हुए या जो गाजी बने, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उसके बाद भी पाकिस्तान पे जब कड़ा वक्त आया और जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, उन तमाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उसके अलावा फिर उसके बाद एक डिफरेंट टाइप की जंग है जो पाकिस्तान की फ़ौज ने लड़ी, और जो
जिसे वार अगेंस्ट टेररिज्म कहते हैं, और उसमें भी कामयाबी हासिल की। अल्लाह ने पाकिस्तानी फ़ौज को सुरखरू किया। और आज आप ये भी जानते हैं, कुछ हमारे दोस्त मुसलमान ममालिक अपने दिफा का इन्हिसार पाकिस्तान की फ़ौज की सलाहियतों की वजह से वो अपने आप को महफूज और डिफेंडेबल महसूस करते हैं। तो ये पाक फ़ौज के लिए बहुत बड़ा किरदार है और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक मजबूत फ़ौज मौजूद है। सर, लेट्स कम टू द टॉपिक 2 साल की परफॉर्मेंस। सर, मैं चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर बात की जाए। आपकी ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट मेरे सामने है। आपने 3731 लोगों को 2 साल के अंदर ट्रेनिंग दी है। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग थे, कुछ को आपने प्रमोशन रिलेटेड थे और कुछ आपने शॉर्ट कोर्सेज, कुछ वर्कशॉप्स आपने वहाँ करवाई हैं। आपका बुनियादी तौर पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लोगों को आप तैयार करते हैं, उनकी अखलाकियात, उनका दर्स, उनका हुनर। अच्छा, उसमें सर मैं यही सवाल ये है सर कि आप क्या देखते हैं 2 साल के अंदर, आपने क्या रवैये देखे हमारे लोगों का मिजाज क्या देखा ट्रेनिंग के एतबार से, जब आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो काफ़ी है या मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? मैं आपका बड़ा अहम सवाल है। पहली बात तो ये है कि जो ट्रेनिंग हम कराते हैं ना, 2 किस्म की ट्रेनिंग होती है। एक, जब भी कोई शख्स किसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होता है तो उस पोस्ट के हवाले से उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि इसने वहाँ पे कैसे काम करना है, क्या होना है, उसका रवैये कैसे होंगे, उसकी एफिशिएंसीज कैसे होंगी। और फिर जैसे मुख्तलिफ लोग वक्त के साथ साथ प्रमोट होते हैं और हायर ग्रेड में जाते हैं, तो फिर प्रमोशन की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अब हायर ग्रेड में जाके उन्हें कुछ ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है और वो भी हम कराते हैं। और ये ग्रेड 11 से लेके ग्रेड 20 तक आप के लोग इसी तरह जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनको ट्रेन करते हैं। और ट्रेनिंग की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि आप जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ना, और उनके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ का 15 to 20% ऑफ देयर वर्क आवर्स जो है वो ट्रेनिंग पे सर्व करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उसका मकसद ये होता है कि जैसे जैसे आप ट्रेनिंग बेहतर देंगे उसी तरह एफिशिएंसी भी बढ़ती चली जाएगी। और हमारा मेन इशू ही सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, और इस सर्विस डिलीवरी सिस्टम को हमने अगर बेहतर करना है तो फिर हमें जो मशीनरी है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने पब्लिक को सर्विस डिलीवरी देनी है, उनकी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए उनकी सलाहियतों को बेहतर करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जब ये डिपार्टमेंट मैंने संभाला तो यहाँ पे कुछ इश्यूज थे, और कुछ इश्यूज अल्लाह की मेहरबानी से सॉल्व हो गए हैं, कुछ अभी सॉल्व होने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है हमारा जो ट्रेनिंग का इदारा है, उसकी फैकल्टी की आगे सर्विस स्ट्रक्चर होना, उनकी प्रमोशन स्ट्रीमलाइन होना, और उनकी अपनी ट्रेनिंग का एक निज़ाम होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें अब हम उस पर तवज्जो दे रहे हैं। और उनके जो ट्रेनिंग अलाउंसेस वगैरह का कुछ इश्यूज़ हैं उनके, ताकि वो जितने अपनी जॉब के बारे में सेटिस्फाइड होंगे उतना ही बेहतर दिल जमी के साथ वो काम करेंगे और बेहतर ट्रेनिंग्स करा सकेंगे। ये मैंने ये जो होने वाले काम है अभी उनसे इब्तदा की है। बाकी जो हमने किया है उसकी तरफ अगर मैं आऊँ तो 2 साल में, तो सबसे पहले तो ये इशू बना हुआ था कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों की प्रमोशन इसलिए नहीं हो पा रही थी कि उन्होंने ट्रेनिंग्स नहीं की थी। हमने इस दौरान ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में जो ऑफिसर्स प्रमोट होने थे उनकी ट्रेनिंग्स नहीं हुई थी, और पिछले 10 साल से वो ब्लॉक हुए थे। हमने स्पेशल कोर्सेस साइमल्टेनियसली 2 कोर्सेस चला के वो जो बैकलॉग था उसको ये टोटल आपने 3731 लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दी, उनको ट्रेनिंग दी। और उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट से हमें रिक्वेस्ट आई कि हमारी बड़े लोगों की प्रमोशंस रुकी हुई है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग 2009 के जो लोग थे अपना वो अभी तक प्रमोट नहीं हुए। हाँ जी, और वो उसमें वर्दी वाले भी हैं और दूसरे जो
वो सिविल कैडर के लोग हैं, ठीक। उनकी भी हाँ प्रमोशन जी। शुरू की। उनके लिए हमने फिर स्पेशल ट्रेनिंग का एहतमाम किया, और स्पेशली ये पोस्ट कोविड कुछ बहुत से इश्यूज थे हमारे लिए, और वो उनके लिए स्पेशल SOPs बना के उनकी ट्रेनिंग इस वक्त भी जारी है पुलिस वालों की। देखिए कोविड-19 की वजह से चीज़ें कुछ स्लो तो हुई हैं, जी, ओवरऑल स्लो हुई हाँ, हैं। हाँ जी। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक तो मेरे उस सवाल का जवाब भी रह गया जो मैंने किया था कि लोगों के रवैयों में कितनी तब्दीली की ज़रूरत है, इसको लेकर के हमारे यहाँ सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाए। उसके बाद फिर और चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा सर, एक तो मैं चाह रहा हूँ कि रियासत मदीना का बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाती है। आपके महकमे ने एक माँ का किरदार अदा करना होता है, और माँ का जो किरदार है बुनियादी तौर पर वो यही है कि आप सारे महकमों की देखभाल, उनके बिल्कुल बच्चों की तरह उनकी ट्रेनिंग करना, और उनके लिए वो स्किल्स और उनके लिए उनकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाए। उसमें सर डिलीवरी हमारे यहाँ बेहतर नहीं हो पा रही। डिलीवरी बेहतर करने के लिए क्या इकदाम उठाए? देखिए, एक तो डिलीवरी बेहतर करने के लिए ट्रेनिंग है, लोगों का ट्रेनिंग के साथ साथ लोगों के एटीट्यूड्स चेंज होते हैं, एटीट्यूड्स में इम्प्रूवमेंट आती है, उनके पर्सनालिटी में एक मुस्बत चेंज आती है। ठीक। दूसरी बात ये है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली पिछले कई दहाइयों से हम डाउन स्लाइड कर रहे थे। ठीक। और उसको वो डाउन स्लाइड को रोकना और फिर बेहतरी की तरफ जाना, इसमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, और क्योंकि ये कई दहाइयों का एक मसला है। और मैं कहूँगा कि जब से ज़िया इरा शुरू हुआ है उसके बाद से प्रायोरिटीज़ हमारी कोई इस किस्म की चेंज हुई कि हमने वो डिसीजन मेकिंग जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में या फोकस्ड करके डिसीजंस करने की बजाय ना, हमने पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के बुनियाद पे फैसले किए। ठीक। और उनका ये रिज़ल्ट हुआ है जो इस वक्त सर्विस डिलीवरी ख़राब हुई है, और जिससे करप्शन बहुत ज़्यादा आम हो गई। इंडिविजुअल का काम है सर, वो उसके पास कोई महकमे में आता है, वो उस काम को लटका देता है, वो रिश्वत लेता है, फिर उस काम को करता है। देखिए, मैं एक पूरा माशरा इस किस्म का बन गया है ना, एक एनवायरनमेंट बन गई है। अब किसी हुकूमत को मोर्दे इल्जाम एक आदमी किसी एक हुकूमत को नहीं, ये पिछले 3-4 दहाइयों का नहीं, आप ज़िया को कह रहे हैं ना, क्या वहाँ से एक डाउन स्लाइड शुरू हुई, और वो शुरू रही है, वो कंटिन्यू किया उसने ज़िया इरा से, और उसकी पॉलिटिकल रीजनिंग थी। और क्योंकि उस वक्त आपको अगर याद हो, एक बहुत ही मशहूर बात होती थी, कब्र एक है लोग दो हैं। ये बात तो आपने सुनी। वो तो भुट्टो साहब के दौर की बात है सर। ज़िया के दौर में ये होता था ना, वही ना, जब भुट्टो साहब को उन्होंने उठा के, और अच्छा उसमें फिर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी ऐसी आ गई कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस को रोका हर लिहाज से, और उसके लिए उसको पॉपुलर लीडरशिप को भुट्टो साहब के लिए कही गई थी वो बात कि जी कब्र एक है। पॉपुलर लीडरशिप को रोकने के लिए उन्होंने हर किस्म के काम गलत सही ये वो किए, और उससे हमारी मॉब का एक ट्रेंड बन गया कि जो भी काम कराना हो पैसे दो, गलत है सही है वो हो जाएगा। और कुछ यानी आप ये कह रहे हैं कि बुनियाद वहाँ से पड़ी है, और इसको अरेस्ट होने में वक्त लगेगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि हुकूमत जो है वो अगर टॉप पे जब करप्शन रुकेगी ना, उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होने में कुछ वक्त लगेगा। ठीक। और तीसरी बात जो नहायत ही अहम है वो ये है कि जज़ा और सज़ा का सिस्टम जब तक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि हर बंदे को आगे आपसे बात करनी है, लेकिन सर वो जो जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट है उसको डिपार्टमेंटल जो है उसमें बेहतरी तो लाई जा सकती है। उसको आप फेवरेटिज्म से निकालें, और उसमें अक्रॉस द बोर्ड अगर आप अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाएं तो ज़्यादा। यही बात है ना जी, हमारा एक इन्वायरमेंट ऐसा बन गया है
कि जज़ा सज़ा हमारे यहाँ कोई इतना ज़्यादा होती नहीं है। आज एक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को या ऑफिसर को कोई उसकी इंक्वायरी लगी है, कोई उसने गलत काम किया है, फिर वो इंक्वायरी चल रही है, हमारा सिस्टम में इतनी डिलेज होती है कि अल्टीमेटली वो जो वो है कहीं ना कहीं से वो रिलीफ पा के तो वो वापस सिस्टम में का हिस्सा बन जाता है। अच्छा सर, आप ये देखें ना, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कितने % लोगों की इंक्वायरियाँ होती हैं और उनमें से कितने % लोग हैं जो पिनलाइज होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये परसेंटेज बहुत कम है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपसे जब मेरे लास्ट टाइम बात हुई थी आपने कहा था कि हमारा विजन है कि हम रीजनल बेस के ऊपर जो है वो कम से कम एकेडमीज बना के जाएंगे, उसके लिए क्या काम कर रहे हैं? जी, वो PND में मंजूर हो गया हमारा प्रोजेक्ट मुल्तान एकेडमी के लिए। अच्छा। और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा रावलपिंडी एकेडमी का। ठीक है, वो भी उसका PC1 भी तैयार है। तो मुल्तान एकेडमी में तो अब सिर्फ हमें फंड एलोकेशन का इंतजार कर रहे हैं। असल काम तो फंड ही है सर, पैसे के बगैर तो कोई काम नहीं होता। इंशाल्लाह इसी साल वो उसका हम अर्थ ब्रेकिंग कर देंगे। अच्छा, इस साल अर्थ ब्रेकिंग करेंगे और पिंडी के लिए आप जो है वो पिंडी के लिए भी इंशाल्लाह अगले साल तक अगले 3 साल के अंदर आप कितनी एकेडमीज बना चुके होंगे? हमारा फिलहाल में क्या है? फिलहाल तो हमारा पिंडी और फोकस जो है ना, नहीं, जो मदर एकेडमीज है ना हमारी, जो अपनी है, कुछ इदारों के अपने अपने भी ट्रेनिंग के इदारे हैं। हाँ, हर डिपार्टमेंट का मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने बनाए हुए हैं। एक तो अपने पास एकेडमी बना के ट्रेनिंग देना है। ठीक है। कुछ कोर्सेज होते हैं जो डिपार्टमेंट्स अपने अपने एम्प्लॉयज़ को खुद करवाते हैं। ठीक है। और उनको सुपरवाइज़ करना, उसकी क्वालिटी को एवेल्यूएट करना, वो भी हमारा ही काम है। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये हम इंशाल्लाह ये रीजनल 3 इदारे तो बन जाएंगे, मुल्तान और पिंडी और साथ लाहौर जैसे हैं। ठीक। तो उसके साथ बहुत सारे जो डिपार्टमेंटल इदारे हैं उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको एवेल्यूएट करना, वो अपनी ट्रेनिंग किस तरह करा रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, इसमें भी हम बेहतरी लाएंगे। और दूसरा हमारा जो एक और ख़ास वो है ना विजन में, कि हम चाह रहे हैं कि हम दूसरे ट्रेनिंग इदारों से NDU है जैसे, नेवी वॉर कॉलेज है यहाँ पे, और बहुत से सिविल सर्विसेज एकेडमी है, सिविल सर्विसेज फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, सिविल सर्विसेज है, नीपा है, इनसे भी हम एक इस किस्म की कोलैबोरेशन बनाएं कि कोर्सेज का एक्सचेंज हो, इंटरेक्शन हो, ताकि जो भी इदारा जिस कोर्स में एक्सेल कर रहा है तो बाकी इदारे उसको। अच्छा सर, आपकी मिनिस्ट्री सबसे अहम मिनिस्ट्री मैं समझता हूँ है, वो इस एतबार से है कि जो खान साहब का विजन है कि हमारे यहाँ रियासत मदीना बने, और रियासत मदीना के अंदर गवर्नेंस सबसे आम पहलू है। गवर्नेंस नहीं होगी सर तो फिर किसी तौर पर आप जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स कि आपकी हुकूमत नाकाम है। डिलीवरी सबसे अहम चीज़ है और आपने क्वालिटी चेक भी रखना होता है। जब आपने क्वालिटी चेक सब महकमों के ऊपर रखना है तो जाहिर है फिर आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, आपके कंधों के ऊपर ज़्यादा बड़ा बोझ है। उसके लिए आप कैसे बेहतर तौर पर महकमों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं कि किसी तरह से डिलीवरी बेहतर हो ताकि गवर्नेंस बेहतर हो? एक तो डिलीवरी आपकी बेहतर होगी जब आप लोगों को बेहतर ट्रेनिंग दे देंगे, लोगों की सलाहियतें जो हैं ज़्यादा निखर के सामने आ जाएंगी, उससे उनकी कैपेबिलिटी इम्प्रूव होगी। दूसरी, जैसे बात पहले की है मैंने, जज़ा और सज़ा का जब तक एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होगा, रियासत मदीना की जब आप बात करते हैं तो हजूर पाक ने तो फरमाया कि मेरी बेटी वो अगर कुछ करे तो मैं उसको भी सजा चोरी करेगी तो मैं उसका भी हाथ काट दूंगा। जी, सज़ा, और जब ऐसे इम्पार्शल और इसके ऐसा जज़ा और सज़ा का निज़ाम होगा तो फिर ही हमारे गुजारिश ये है कि देखें, हमारे यहाँ अब तक 2 साल की परफॉर्मेंस को अगर हम उठा के देखें तो डिलीवरी बेहतर नहीं हो पाई। उसकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, आपके यहाँ पहले आपकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से ताजर बरादरी अपना काम नहीं कर पा रही थी,
इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ हम चले गए, फिर उसके बाद कोविड-19 आ गया। ओवरऑल पिक्चर को उठा के देखें, फिर ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के कुछ फिगर्स हैं, ये मैंने आपके सामने रखे हैं। तकरीबन हर महकमे में 81% लोगों का मानना ये है कि जनाब पैसे दिए बगैर काम ही नहीं होता, और ये हकीकत है, पाकिस्तान है, पंजाब है। अब गुजारिश ये है कि गवर्नेंस के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपकी हुकूमत की कामयाबी के लिए आपके महकमों को डिलीवर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर। देखिए, एक तो मैं आपको वाजे कर दूं कि जो स्कैंडल मेगा लेवल पे और टॉप लेवल पे हुकूमतों में होते थे, पिछले 2 साल में आपको ऐसा कोई स्कैंडल नहीं मिलेगा। जो आए, अगर किसी किस्म की कोई बात हुई तो उसमें चीनी स्कैंडल नहीं बना सर। मैं अर्ज करता हूँ ना, उसमें आप देखें ना, चीनी सबसे बड़ा स्कैंडल सर, 55 से उठी 110 पे चली गई। मिल्लत ये तहरीक इंसाफ में जी चीनी का स्कैंडल हुआ है, तो जो तहरीक इंसाफ में इतना मजबूत आदमी समझा जा रहा था, उसको भी माफ़ नहीं किया गया। क्या हुआ सर, मुल्क से बाहर चले गए? वो अभी तो प्रोसेस जारी है ना। अभी तो छोड़ के चले गए, उससे सबका अदवार के लोग को रोका नहीं जा सका। वो तो हमारा सिस्टम है ना, उसमें जजा सजा का जो सिस्टम मैं बार बार आपको कहता हूँ सख्त होना चाहिए, वो तो हमारा सिस्टम है। उसकी में टाइम टेकिंग है, इसमें इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वक्त पे आप देखेंगे कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने आकर इनिशिएटिव्स लिए, उन्होंने कुछ इंक्वायरियाँ पब्लिक भी की, ठीक है, अच्छा काम किया। लेकिन सर मुझे महकमे से डिलीवरी का सबसे बड़ा सवाल जो पब्लिकली पूछा जाता है वो मैं अर्ज करता हूँ। मैं थोड़ी सी एक माजी की मिसाल जी प्लीज़। परवेज़ मुशर्रफ साहब जब इक़्तिदार में आए, और आपको याद होगा कि उन्होंने चाहा कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, ठीक है, और ख़ास तौर पे जो ट्रेडिंग क्लास है उसको हम डॉक्यूमेंटेड नेटवर्क में, ठीक जी, जो स्मॉल एंड मीडियम ट्रेडर है। और आपको याद होगा कि उस वक्त टीवी चैनल्स पे वो एक पेंडुलम भी यूँ घूम रहा होता था, और साथ में इतने दिन बाकी रह गए और इतने दिन, लेकिन अल्टीमेटली ही हैड टू यील्ड। वो शटर डाउन और लॉस और दूसरे मामलात हुए। जब एक सिस्टम खराबी में चला जाता है ना, उसको बेहतर करने के लिए उसके लिए बड़े एफर्ट की ज़रूरत होती है, और ये एफर्ट इंशाल्लाह ताला जारी है, और आप देखेंगे कि इसका अल्टीमेटली बेहतर रिजल्ट निकलेगा। अच्छा सर, कैपेसिटी बिल्डिंग सबसे बड़ा इशू है हमारा। हम डिलीवर इसलिए भी नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हमारे पास 10 बंदों का काम होता है सर, और हम बंदा उसके लिए एक अवेलेबल होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कुछ सजेशंस के हर महकमे के अंदर, उससे क्या होगा, नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा लोगों को? उसमें 2 किस्म की कैपेसिटी बिल्डिंग है। एक तो है ना कि मैन पावर, रिक्वायर्ड मैन पावर हो, ठीक, और उस मैन पावर की रिक्वायर्ड ट्रेनिंग और एफिशिएंसी लेवल हो। दूसरी बात यह है कि अब वक्त के साथ साथ एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है, और स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ी चेंज। मैं देख रहा था आपका ये सबसे बड़ा काम है कि आपने कोर्सेज को डिजिटलाइज करने के लिए जो है एफर्ट किया, बिल्कुल ठीक है। ये तो ये एक अच्छी एफर्ट है। गवर्नमेंट को अब आप देखें ना, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पेपरलेस गवर्नमेंट्स कर दी। हाँ ठीक। और आज हम उस तरफ जा रहे हैं कदम, और ये इससे भी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, इससे भी बहुत ज़्यादा काम बेहतर हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ये हम मूव कर रहे हैं आगे, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, उस टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्व होने से वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। लेकिन सर इसमें जो सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि वो आपके डिपार्टमेंट के मैं यहाँ आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आप अभी अगर लोकल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं, या उनका वो अब जो उन्होंने ऐप मुतारफ़ कराया बल्दिया ऑनलाइन, ठीक, आप घर बैठे आप अपने बच्चे की पैदाइश रजिस्टर करा सकते हैं, किसी का डेथ रजिस्टर करानी है वो करा सकते हैं, आप
किसी का निकाह रजिस्टर कराना है, कोई कंप्लेंट करनी है वो कर सकते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट्स हैं ना, जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, ठीक है, हम मैंने उस एक तरफ मिसाल के हम तौर उस तरफ बढ़ रहे हैं, इसी ठीक तरह हो और गया। भी डिपार्टमेंट्स हैं जो इसी तरफ मूव कर। मुझे एक ब्रेक पे जाना है सर, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर थोड़ी सी बात होगी ओवरऑल कारकर्दगी के ऊपर, कुछ अपोजिशन के किरदार के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मैं साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब, सर गुजारिश ये है कि ओपोजिशन आपके खिलाफ मुतहर्रिक हो गई है, आप क्या देखते हैं? ओपोजिशन एक पेज पे आ जाएगी सर? पहले तो ओपोजिशन का एक पेज पे आना बहुत ज़रूरी है, अगर वो आ जाती है और फिर वो आपके खिलाफ मुतहर्रिक होती है तो वो आपके लिए कितना बड़ा थ्रेट है? अपोजिशन का एक पेज पे आना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट स्टेट अवे क्रैश करते हैं उसमें। पॉलिटिकल उनकी अप्रोच जो है उसमें बहुत बड़ा इशू है। फिर मैं कई ऐसी बातें जो मतलब ओपनली नहीं सर आप करें, ओपनली क्यों नहीं करते सर आप? और अब इंटरेस्ट, अब पीपल्स पार्टी का कुछ और इंटरेस्ट है, नून का कुछ और इंटरेस्ट है। अभी आपने 2 दिन पहले भी सुना होगा जब शहबाज शरीफ साहब कराची गए, हाँ जी, तो उसी में आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी कहती है इन हाउस चेंज लाएं और नून लीग कहती है कि नहीं नए इलेक्शन की तरफ जाने। पीपल्स पार्टी के लिए नए इलेक्शन कोई एक्सेप्टेबल प्रपोजिशन नहीं है, क्योंकि वो सिंध में हुकूमत में बैठे हैं और हुकूमत में होने की वजह से डिलीवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कराची के का जो बुरा हाल है वो उसमें जिम्मेदार सिंध हुकूमत भी है। पीपल्स पार्टी की जो सिंध में तसल्लुत है या कराची के जो हालात हैं, आज इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी को सिंध में बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। सर अगर पूरे पाकिस्तान में हो जाए तो पीटीआई को भी करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बात फिर वहीं आ जाती है ना। पहली बात तो ये है कि खुदा खुदा करके हमें एक रीत चली है कि टेन्योर पूरा होने लगा है, पिछले 2 दफ़ा ये हुआ है और उससे माजी में नहीं हो सके, तो 2002 के ऑनवर्ड अब टेन्योर पूरा होने की एक रीत है ना। वो 2002 वाला तो सर पीरियड आप निकाल देना, उसको तो समझा जाता है कि वो जो मुशर्रफ साहब ने, जैसे भी आप कहें उसको डेमोक्रेटिक तो नहीं समझा जाता, जैसे भी आप कहें उसको, जो भी आप रंग दे, मैं उस बहस में नहीं इस वक्त पढ़ना चाहता। लेकिन ये एक जमहूरियत के लिहाज से एक बहुत बड़ी चेंज है और पॉजिटिव चेंज है, और इसको कंटिन्यू पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी जिम्मेदारी है कि इसको कंटिन्यू करें, और ये 6, 7, 8 टेन्योर्स इसी तरह कंप्लीट हुए तो फिर जाके। लेकिन सर उनका जो मानना ये है कि ये इतने नाअहल हैं कि ये अपने बोझ से खुद ही गिर जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताऊँ, नाअहली तो आप देख लें कि ये तो नवाज शरीफ साहब का प्रिंसिपल स्टांस है आप लोगों के मुताबिक, तो खुदा करे उनका यही रह जाए और ऐसे ही वो इस स्टांस की वजह से बाहर बैठे रहेंगे। वरना आप देखें ना कि यहाँ पे जिस वक्त ये हुकूमत आई थी उस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहाँ थे और आज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहाँ हैं? उस पे ना जाइएगा सर, वो दोनों बड़े मुख्तलिफ हैं सर। आपकी जीडीपी ग्रोथ और उनकी जीडीपी ग्रोथ में बड़ा फर्क है सर। बेसिक मैं इसमें वाज़ेह कर दूं, जीडीपी ग्रोथ अगर आप जितनी भी कर लें, जितनी आप और आपका वो जितना आप सरमाया क्रिएट कर रहे हो, कैपिटल जो आपका क्रिएट हो रहा हो वो सारा का सारा बाहर ड्रेन हो रहा हो, तो फिर उस ग्रोथ का क्या फ़ायदा? अगर वो पैसा मुल्क में रुकना ही नहीं है और वो ट्रेड डिफिसिट में ही चला जाना है, तो वो जीडीपी ग्रोथ तो फिर स्क्वायर 1 पे आ जाती है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो वाज़ेह है ना सर, देखें उनके ऊपर अगर हम बात कर लें, आपने रुपए की कदर में तकरीबन 40% कमी कर दी, जीडीपी आपने मनफी में चला गया, आपने अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी, आपने हॉस्पिटल्स के अंदर सिटी स्कैन जैसी जो सहूलत फ्री थी सर उसको ख़त्म कर दिया, आपने बिजली की बिला तातुल फराहमी को अभी तक मुमकिन आप ना बना सके, पेट्रोल की कीमतों को आप उठा के देख लें, आटा चीनी, सर एक लंबी फहरिस्त है सर चीज़ों की।
जहां मिसमैनेजमेंट हुई है सर। देखिए ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन होकर इकोनॉमिक ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो पब्लिक तक पहुंचता है। अभी इकोनॉमी को पिछले 2 साल तो लग गए ना स्टेबलाइज करने में। आप ये देखें कि अगर पिछले अदवार में 5.6% जीडीपी ग्रो कर रही थी तो ट्रेड हमारी एक्सपोर्ट जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि मुल्क की इकोनॉमी ऐसे जा रही थी, आपके आने से ऐसे चलेगी। अब इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना ये है सर, आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स से मेरे 2 सिंपल से सवाल है। पहली बात तो ये है कि आपकी वो जो जीडीपी ग्रोथ आप दिखाते हैं ना 5.6%, उसकी बुनियादी वजह ही सी पैक है। उस वक्त सी पैक पे जो सी पैक का फेज़ 1 था उस पे आप कैपिटल आ रहा था। सी पैक तो आपके दौर में भी है और आपके दौर के सी पैक के ऊपर तो इतराज मेरी बात मुकम्मल जब तक नहीं होने देंगे आपका सवाल का जवाब नहीं आएगा। मेरी वो 5.6% ग्रोथ पहुंची सी पैक की वजह से थी। और दूसरी बात ये है कि आप चाहे 5.6 छोड़ के 10% ही ग्रो कर रहे हो और जितनी वेल्थ आप क्रिएट कर रहे हो, आपकी ट्रेड डिफिसिट में वो सारी वेल्थ बाहर चली जाए तो आप तो फिर स्क्वायर 1 पे खड़े हैं। ये किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, वो उसका उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होगा। ये इससे बड़ी बात क्या होगी कि पिछली गवर्नमेंट मेरी ये बात मुकम्मल होने दी। पिछली गवर्नमेंट ने जब टेक ओवर किया तो उस वक्त एक्सपोर्ट थी $25 बिलियन और जब छोड़ी तो वो श्रिंक होके $22 बिलियन पे आ गई। जो हमारी इंपोर्ट्स थी वो 50 तक चली गई थी, 53 तक थी, हाँ जी, चली गई आपकी एक्सपोर्ट जी। तो ये जो डिफिजिट है आपने उसको कंट्रोल किया, आपने उसको कंट्रोल किया। मेरी आपसे मेरा एक ही सवाल है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस तो वो है ना जो पैसा बाहर अल्टीमेटली ड्रेन हो रहा है, ठीक। और जो जितना पैसा ये ड्रेन हो रहा है, आपकी टोटल इकोनॉमी थी 330। चले आप एक्सपोर्ट बढ़ा देते सर, आपने भी तो अपनी एक्सपोर्ट जो है वो नहीं बढ़ाई ना सर। एक्सपोर्ट को मसला ये है कि इंपोर्ट तो आप देखें ना मिनिमाइज हुई है, एक्सपोर्ट आपकी मैंने लास्ट प्रोग्राम के अंदर भी मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपके साथ बात की थी कि आपने इंपोर्ट के ऊपर भी गलत पॉलिसी अपनाई, आपने उसके रेट बढ़ा दिए। रेट बढ़ाने की वजह से लोगों ने दूसरे ज़राए से जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट शुरू कर दी, जिसको आपको चाहिए था वो, अगर वो स्मगल भी हो रहा है मामला और फिर पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में माल आ भी रहा है, अगर आप अपनी पॉलिसी को उस एतबार से बेहतर करते तो यकीनन कौमी ख़जाने के अंदर वो पैसे आते। खैर इसमें नहीं जाते, हम इस बहस में नहीं जाते, हम आगे बढ़ते हैं। सर आपने रोज़गार देना था लोगों को। आप अभी मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तकरीबन अब तक 20 लाख के करीब लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। उसमें कुछ कोरोना रीज़न भी है, कुछ उससे पहले की इकनॉमिक रीजंस भी हैं कि मुल्क में उस तरह से ताजर बरादरी एक्टिव नहीं थी, काम नहीं हो पा रहा था, बिजनेस एक्टिविटी जनरेट नहीं हो पा रही थी। देना रोज़गार था, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 20 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया सर। देखिए, एक तो ओवरऑल पूरी दुनिया में एक मुख्तलिफ इकॉनमीज़ जो हैं वो कोरोना की वजह से डिप्रेशन में गई हैं और ग्रोथ नेगेटिव हुई। आप हमसाया मुल्क जो इंडिया है उसकी आप ग्रोथ देखें कितनी नेगेटिव चली गई है। और ये दूसरा जब इस गैप को आप फिल कर पाएंगे अगले 3 सालों में, चलें ये बता दें। अब जैसे ही इकोनॉमी स्टेबलाइज होने लगेगी तो आप देखेंगे कि आगे फिर इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो जाएगी। नवाज शरीफ और ये जैसे मैंने कहा था सी पैक का फेज़ 1 पहले चला था, उससे एक इकोनॉमी में बूस्ट आया, और अब सी पैक का फेज़ 2 जब शुरू हो गया तो देखेंगे इससे फिर उसकी वजह से भी इकोनॉमी में एक बूस्ट आएगा। हमारी ऑरेंज ट्रेन तो चलवा दें सर। ऑरेंज ट्रेन तो वो कल वो अभी 2 साल हो गया सर उसको, और अल्लाह करके बीआरटी तो आपने चल गई है वहाँ पे, लेकिन यहाँ इसको तो चलवाएं सर। ये इसके चलाने का भी चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया है। आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले जब वो
वो तो ऐलानात तो सर बहुत सारे हो चुके हैं सर, मसला ये है कि इस पे काम शुरू ये हो ना। इंशाल्लाह काम तो मुकम्मल है और इंशाल्लाह हम उस दिन पब्लिक सर्वे कर रहे थे, लोग कहते हैं कि जनाब ये ढांचा बना के खड़ा किया हुआ है, इसको चलाएं ताकि इससे डिलीवरी बेहतर हो, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। सिर्फ मसला यही है कि ये डिसाइड ये करना है कि इसको कितना सब्सिडी देनी है, क्योंकि अगर इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाएं तो फिर तो ये वायबल ही नहीं है, फिर तो कोई इसकी टिकट ही अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो अब वही सब्सिडी का इशू है, वो उसको बेहतर करने की जरूरत है, उसके लिए मुशावरत हो रही है और जैसी मुशावरत फाइनल होगी तो इसको चला। अच्छा हुसैन साहब, आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब के मामले को मिस हैंडल किया। नवाज शरीफ साहब को आपने खुद भेजा, आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने भेजा, इमरान खान साहब ने उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेट किया, नवाज शरीफ साहब को बीमार पाया, तो इमरान खान साहब से लेकर गवर्नर पंजाब और सीएम पंजाब और फिर वज़ीर सेहत तक तमाम लोगों ने इस बात को श्योर किया कि हाँ जी नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं, इसलिए उनको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाहर भेजा। आज आप कहते हैं कि नहीं जी हमारे साथ तो धोखा हो गया। ये सर आपकी हुकूमत है, इख्तियार आपके पास है, और अगर आपके साथ इस तरह एक आदमी धोखा करके चला जाता है तो आप कहाँ खड़े हैं फिर? देखिए धोखे की बात नहीं है, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब बीमार थे, उनको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे बाहर भेज दिया गया। ठीक, लेकिन बाहर जब भेजा गया था कुछ कंडीशंस लगाई गई थी, और वो कंडीशंस क्या थी? अगर आप उन कंडीशंस का जायजा लें, वो कंडीशंस के ऊपर तो अब सवाल ही नहीं उठ रहा। नहीं, बात मुझे बात मुकम्मल करने देना। उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भेजनी थी, जो साथ साथ भेजनी थी। अब वो मेडिकल रिपोर्ट्स वापस नहीं पहुंची, या उन्होंने अपनी डॉक्टर्स ने उनको रिकमेंड करके देना था कि इनकी बेल में इतना टाइम का एक्सटेंशन दी जाए, वो ऐसी कोई सर नहीं, मेरी अर्ज सुने। मसला इस वक्त ये उठाया जा रहा है, सवाल ये उठाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को जो यहाँ पर करवाई गई थी उनको मैनेज किया है, यानी आप लोगों को अंधेरे में रखा गया, ये आप लोग सवाल उठा रहे हैं। महकमा आपका, अदारे आपके, और नवाज शरीफ साहब जो है वो मैनेज करके। तो देखिए ना, मुख्तलिफ बयान आते रहते हैं। बहरहाल मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, या मेरी जो राय है, मेरी सिर्फ यही राय है कि जो कमिटमेंट्स थी बाहर जाने की वक्त, उनको पूरा नहीं किया जा रहा, और उस पर गवर्नमेंट कह रही है। वो तो इलाज, उसकी बुनियादी कमिटमेंट ये है कि जो इलाज करवाएंगे, वो अभी तक वहाँ कोरोना की वजह से उनका ऑपरेट नहीं हो पा रहा, इलाज नहीं हो पा रहा, वो तो वहीं खड़े हैं। फिर देखे ना, वहाँ से यही तो क्लेम कर रहे हैं ना गवर्नमेंट और बाकी इदारे भी, कि वो वहाँ अपने डॉक्टर्स की कोई रिपोर्ट्स वगैरह तो भेजे ना, डॉक्टर कहे ना कि जी इनका ये ऑपरेशन होना है और ये इस वजह से इतने दिन ये इनको प्रॉब्लम है। वो जो रिपोर्ट्स सबमिट करने की बात है, अभी भी 2-3 दिन पहले एक उनकी जमात के लीडर का बयान था, वो हम रिपोर्ट अदालत में जमा करा देंगे, जब वक्त आएगा तो ये कर दें। वो भाई अदालत में तो बात की बात है ना, पहले तो आपने पंजाब गवर्नमेंट को जमा करानी थी। आप नवाज शरीफ साहब को बड़े करीब से जानते हैं, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार नहीं है? नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स को मैं अपने ज़ाती राय नहीं कायम करना चाहता कि जी वो बीमार है या नहीं है। मैं तो अपनी राय कायम करूंगा जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट होगी, क्योंकि मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ। ठीक, मैं तो जो मेडिकल रिपोर्ट होगी उस पर अपनी राय दूंगा। और तो मेडिकल रिपोर्ट तो ये कहती है कि वो बीमार है। भाई अभी फ्रेश तो नहीं आ रही ना, वहाँ से तो नहीं आ रही ना, जहाँ रिपोर्ट ने कहा बीमार है वो बाहर चले गए। अब वहाँ से भी रिक्वायरमेंट थी कि वो जो इलाज कराएंगे वो उसकी तमाम रिपोर्ट्स आती रहेंगी कि ये इलाज हो रहा है, ये इनको मज़ीद इतने देर के लिए इलाज की ज़रूरत है इनको। अब यही एक डिमांड है गवर्नमेंट की। सर मुझे अगर प्रोग्राम का एक्चुअली वक्त ख़त्म हो गया है और अभी बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं जो मैं चाहूँगा कि हम फिर किसी और वक्त के लिए ज़ाहिर है कि एक प्रोग्राम में हम सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। आपका जो है वो बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। मिनिस्टर फॉर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जनाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब आज हमारे मेहमान थे। उनके साथ हमने तफसील के साथ
डिस्कस किया कि वो अपने महकमे की बेहतरी के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं और दीगर महकमों के अंदर ट्रेनिंग प्रोसेस को बेहतर कैसे किया जा सकता है, किस तरह से लोगों की प्रमोशन और दीगर चीज़ों को देखा जा सकता है। सबसे अहम यह है कि हमारे यहाँ डिलीवरी बेहतर हो जाए, डिपार्टमेंट जो हैं वो डिलीवर करना शुरू कर दें। अगर वो डिलीवर करना शुरू करेंगे, एक आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू होगा, तो उस आम आदमी की राय भी हुकूमत के मुतालिक बदलना शुरू हो जाएगी कि माजी की हुकूमतों के अंदर हमें ये काम जो था वो पैसे दे के करवाना पड़ता था और इनकी हुकूमत में आकर वो पैसे नहीं दिए जा रहे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक तो वो नहीं हो सका। उसी तरह से हम पैसे दे रहे हैं, उसी तरह से हमें काम करवाने पड़ते हैं। सेम वही प्रोसेस है, वही पुराने पाकिस्तान की चीज़ें हैं जो अभी तक चल रही हैं। लेकिन उम्मीद की जाती है कि जी ये काम कर रहे हैं, करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर चीज़ें जो हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। और अगर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं तो फिर उससे इनके मुतालिक, इनकी हुकूमत के मुतालिक अवाम की राय तब्दील हो गई, तो ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।